ये जो टाइटल है दुकान, ये प्रोवोकेटिव टाइटल क्यों? एक सटायरिकल, एक सार्कास्टिक बात है दुकान। टर्म बहुत प्रचलित है लेखकों की दुनिया में, घोस्ट राइटर। कर रहा है ना, उसकी ज्यादा बड़ी गलती है। अगर राइटर घोस्ट राइटिंग करना बंद कर देगा तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगा दुनिया से। क्या सिर्फ संजय लीला बंसाली के सेट की कहानी है जहाँ पर राइटर्स को इतना महत्व दिया जाता है? हमें वो समझाना, उसकी ट्रांसलेशन में कहीं कुछ कमी न रह जाए। संदीप रेड्डी वांगा के बारे में हम आपसे जरूर बात करना चाहेंगे। संदीप रेड्डी वांगा को मैंने एक्टिविस्ट नहीं कहा, फेमिनिस्ट वो इसलिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल इक्वली मेन एंड वुमेन को ट्रीट करते हैं। हल्ला मच गया है बाहर कि इनका क्या होगा, इनको ट्रीटमेंट चाहिए, इनको थेरेपी चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान है। तो जब आप संजय लीला बंसाली के सेट पे होते हैं तो क्या ब्रीफ होता है उनका? आंख में हल्का सा या तो आंसू आए या चेहरे में स्माइल आए। कौन सा ऐसा सीन था फिल्म का जो फिल्माना या जिसको उतारना पन्ने पर बहुत डिफिकल्ट था? आपने वो सीन देखा है जिसमें राम और लीला बैठ के अपनी टेरिटरीज डिवाइड कर रहे हैं, ये नमक का धंधा हमारा, वो तुम्हारा। उन्होंने फिल्म की शूटिंग उस सीन से शुरू की थी। दुकान का ओपनिंग सीक्वेंस बिल्कुल मिस मत करिएगा, वो लोकेशन उस सीन का हीरो है। टाइम पे पहुंच जाइएगा आप लोग। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो ऐसे कमाल के राइटर मौजूद हैं जो अब अगले जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म दुकान का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। सैरोगेसी की बात करती है। एक सैरोगेसी जो मदर होती है, सैरोगेट मदर जिसे कहा जाता है, वो किस जर्नी से होके गुजरती है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है जब उसके अंदर वो नन्ही सी जान पल रही होती है, क्या इमोशंस होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, इस बारे में बात करती है ये फिल्म। आज दोनों ही डायरेक्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक तो मेरी ही नाम राशि हैं जिनका नाम है गरिमा और दूसरे हैं सिद्धार्थ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हाय गरिमा। हेलो गरिमा। हाय सिद्धार्थ। हाय गरिमा। सो हाउ आर यू फीलिंग? लाइक दो गरिमा के साथ सिद्धार्थ यहाँ पे। काफी अकेला फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक बहुत हो गई थी, इतना लड़ झगड़ के तो हम वैसे ही काम करते हैं, ऊपर से आप भी आ गए। ऑल राइट, तो ट्रेलर देखा, खूबसूरत लग रहा है ट्रेलर देखने में। ये जो टाइटल है दुकान, ये प्रोवोकेटिव टाइटल क्यों? मतलब क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? सो प्रोवोकेटिव टाइटल क्योंकि हमने जब डिस्कवर किया, हमने जब रिसर्च किया, आनंद गए हम लोग और हम लोगों ने देखा कि ये सरोगेसी का बिजनेस एक्चुअली चलता कैसे है, तो हमें लगा कि यार ये बिजनेस कैसे हो सकता है जहाँ इतना इमोशन भी इन्वॉल्व है। तो ये एक सटायरिकल, एक सार्कास्टिक बात है दुकान। और हाँ, तो इसलिए भी कि इमोशन होता है दुकान के पीछे। आप जब जाते हो किराना की दुकान पे, आप एक सर्टन इमोशन के साथ जाते हो, कुछ भी चीज़ ले रहे हो सकते हो जो आपकी ज़िंदगी की एक नीड को भरपूर कर देगा। तो इसलिए दुकान, और पैसे दे के आपको कुछ भी मिल जाता है वहाँ, तो इन दिस केस बच्चा भी मिल जाता है। तो और हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम भी दुकान है एक्चुअली। सिद्धार्थ गरिमा हमने जब शुरुआत की अपनी लिखने की साथ में, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम दुकान था। तो जब हम फिल्म का नाम सोच रहे थे तो ऐसा हुआ कि यार नाम तो घर में ही है, तो ज़्यादा दूर क्यों जाना है, यू नो। सो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से नाम इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि ये बिजनेस ही नहीं हो सकता केवल, इट हैज़ टू हैव सम इमोशन ऑल्सो इन इट, बिकॉज हम बात कर रहे हैं सरोगेट्स की। राइट। गरिमा, हम अगर बात करें इस समय के सिनेमा को अगर हम देखें तो दौर चल रहा है इवेंट फिल्म्स का। RRR, पुष्पा जैसी फिल्में, जवान, पठान जैसी फिल्में, एनिमल जैसी फिल्में, जैसे मासी सिनेमा कहा जाता है। उस सब के बीच एक फिल्म आती है दुकान। क्या आपको कुछ हर्ट किया, कुछ चीज़ ऐसे आपके अंदर बैठ गई थी इस सब्जेक्ट को लेकर के? कैसे सोचा कि इसे एक सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी है, इस पर बात करनी है, मासी सिनेमा से हटके? जी, सो मुझे लगता है कि हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की अपने राइटिंग के ज़रिए कि हम ऑफ टॉपिक्स को सेंटर में कमर्शियल तरीके से लेकर आए। जैसे टॉयलेट प्रेम कथा हमारी फिल्म थी, जिसको लोग सोचते थे कि डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे या छोटी फिल्म बन सकती है, बट हमने उसे एक बड़ी फिल्म बना के पेश किया। ऐसी दुकान, एक बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली फिल्म है। हमें लगता है कि हमने तो उसे पूरी तरह से मासी बनाया है क्योंकि हमारे सॉन्ग, डांस, गाने उसी तरीके के हैं। और इसके पीछे जो दर्द की बात आपने की, वो तो बहुत डीप सीटेड दर्द है, क्योंकि हमें लगता है हर सरोगेट की कहानी हर राइटर की कहानी से मेल खाती है। वो अदृश्य लोग हैं, वो गायब लोग हैं जिनका कोई जिक्र नहीं करता, एंड राइटर्स का भी वही है। तो आई थिंक वो हमारा थॉट प्रोसेस रहा होगा। बिल्कुल। और मासी सिनेमा का डेफिनेशन ऑफ कोर्स, मतलब वो आजकल थोड़ा सा साउथ की तरफ ज़्यादा चला गया है कि साउथ की फिल्में बहुत मासी हो गई हैं, तो हिंदी फिल्में वैसी ही हो गई हैं अभी। तो हमको लगता है ये भी काफ़ी मासी है, क्योंकि बच्चा तो हर किसी के पास है। इससे ज़्यादा मास क्या हो सकता है कि हर कोई इससे कनेक्ट कर सकता है। तो वही इसलिए हमने सोचा कि दिस इज़ द फिल्म। और मुझे लगता है सही में कि कहानियाँ जो होती हैं उनका कोई जॉनर नहीं होता। अगर एक अच्छी कहानी है तो वो रेजोनेट करेगी ऑडियंस के साथ, उनके साथ रहेगी। जी।
करेक्ट। अगर हम बात करें आपकी जर्नी से, आपने संजय लीला भंसाली के साथ शुरुआत की, रामलीला के साथ आपने शुरुआत की, और जितना मैंने पढ़ा और समझा, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था सेट पे जब आप दोनों वहाँ नहीं होते थे, आपके बिना सीन लॉक नहीं होता था। तो ये क्या सिर्फ संजय लीला भंसाली के सेट की कहानी है जहाँ पर राइटर्स को इतना महत्व दिया जाता है, या हर सेट पे ऐसे ही होता है? क्या प्रोसेस होता है बेसिकली, मैं ये समझना चाहती हूँ। ये बिल्कुल सही आपने बात कही कि संजय लीला भंसाली के सेट पे तो राइटर का बहुत महत्व है ही, लेकिन एज अ टीम सिद्धार्थ और मैं हमेशा अपनी हर फिल्म की शूट पे मौजूद रहे, वेदर और नॉट हम रिक्वायर्ड थे। हम इसलिए रहे क्योंकि हम अपनी कहानी को कैसे छोड़ दें यार। अब हमने एक सीन लिखा है, डायरेक्टर उसे अपने तरीके से ऑफकोर्स शूट करेगा और हम उस प्रोसेस के बीच में नहीं आएंगे, पर हमें वो समझाना, उसकी ट्रांसलेशन में कहीं कुछ कमी ना रह जाए कि अगर एक्टर्स उसे प्ले करने वाले हैं तो फ्रॉम वर्कशॉप्स टू बीइंग ऑन शूट टू बीइंग ऑन पोस्ट, राब्ता हो गई, टॉयलेट प्रेम कथा हो गई, बत्ती गुल मीटर चालू, हमेशा हम दोनों मौजूद रहे वहाँ पर। सॉरी। और राइटर का महत्व तो सेट तक तो बहुत होता है मैम, तो हम वहाँ तक तो रहते ही हैं। बस उसके बाद जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आना शुरू होता है तो फिर वो धीरे धीरे भूल आपकी सोच से निकल जाता है। ये हमने ऑब्जर्व किया पिछले 10 साल के हमारे करियर में कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये गलत है, बट ऐसा हो जाता ना कि आपको याद ही नहीं रहता कि इन्होंने सबसे पहले ब्लैंक पेज से शुरू किया था, तो अभी यहाँ इनका नाम भी यूट्यूब के मेन क्रेडिट में आना चाहिए। तो ये होता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक्टर जो दिख भी रहा है उसका आ गया, या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वो आ जाते हैं, तो राइटर तो हटता ही चला जाता है पीछे 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 पीछे। तो ना दुकान एक्चुअली एक स्पेस ऑफ एंगर से भी आती है गरिमा, कि ये जो गायब लोग हैं ना जिन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आर्टिस्ट की बात हम करें अगर, खास करके हमारी इंडस्ट्री के अंदर राइटर को कभी तवज्जो नहीं मिली है, तो एक पीछे इसके गूढ़ राज है कि क्यों हम दोनों ने इसको अपना फर्स्ट फिल्म की तरह चूज़ किया। इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमें वो रिस्पेक्ट की बात करनी है हर उस इंडिविजुअल के लिए। यू नो, सरोगेसी बहुत प्रेवलेंट है बॉलीवुड के अंदर, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता। करेक्ट। अच्छा, आपने क्योंकि राइटर्स की बात कर रही और उनको मिलने वाले क्रेडिट की बात करी, तो एक टर्म बहुत प्रचलित है लेखकों की दुनिया में, घोस्ट राइटर। ये इस टर्म के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत से लोग करवाते हैं घोस्ट राइटिंग, जितना हमको पता चला है। हम लोगों ने तो कभी ऑफ कोर्स नहीं कि, हमारे कोई असिस्टेंट्स नहीं है, हमारी मतलब हमारी कोई ब्रांच नहीं है। मुझे क्योंकि ये टर्म इसलिए खटकता है कि आप किसी से कुछ लिखवा रहे हैं एंड देन ही और शी इज़ अ घोस्ट राइटर। आप क्रेडिट देने से बच रहे हैं, या आप उनको उनके काम के बारे में क्रेडिट देने से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो ये मुझे इसलिए खटकता है, इसलिए मैंने सवाल पूछा। मैं कुछ कहना चाहूँगा उस पर। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कर रहा है ना, उसकी ज़्यादा बड़ी गलती है कि मैं अगर राइटर होकर किसी के लिए तैयार हूँ, सिर्फ पैसा दे दो, मुझे क्रेडिट मत दो और मैं कर दूंगा ये काम, उसकी गलती है। उसको मना करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कुछ लिखा है तो मेरे को उसका क्रेडिट चाहिए पैसे से ज़्यादा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर राइटर घोस्ट राइटिंग करना बंद कर देगा तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगा दुनिया से। एक तरह से आपने बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया, क्योंकि सरोगेट जो कर रही है, जो दुकान जिसमें जिक्र करती है, वो घोस्ट राइटिंग ही है कि यार नाम मत लेना, कहीं सामने मत आना, बच्चा दुनिया के सामने आ जाएगा, हम ये कह सकेंगे बड़े गर्व से कि यार हमने बच्चा, वी हैव अ चाइल्ड बट वी विल नेवर नेम यू। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट घोस्ट राइटिंग इज। अच्छा, मिमी एक फिल्म आई थी, उसमें सरोगेसी की बात हुई थी। चोरी चोरी चुपके चुपके, सलमान खान प्रीति जिंटा रानी मुखर्जी की फिल्म, उसमें सरोगेसी की बात हुई थी। नहीं मतलब वो सही है, उन्होंने जैसे दिखाया वो सरोगेसी थी, लेकिन उसमें वो होता है ना कि उसको उसके साथ सोना पड़ता है बच्चा पैदा करने के लिए। ऐसा सरोगेसी में नहीं होता है, तो हम उसे मानते नहीं कि वो सरोगेसी की फिल्म है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा कहा जाएगा मोर देन सरोगेसी। सरोगेसी तो बड़ी टेक्निकल चीज़ है, और ये मैं आपको बता दूं कि किसी फिल्म ने आज तक ये क्लियर नहीं किया है कि सरोगेसी होती एग्जैक्टली कैसे है, वो भी कमर्शियल सरोगेसी। दुकान देख के इतना दावा तो मेरा है कि वो डाउट लोगों को नहीं रहेगा कि सरोगेसी होती क्या है, कैसे। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, मैं क्योंकि हम बहुत सुनते हैं संजय सर के बारे में कि उनका काम करने का तरीका कैसा है, वो कितने पर्टिकुलर हैं अपने एक एक सेट को लेके। मतलब जैसा उन्होंने इमेजिन किया है कि ये लाइट यहाँ से इस एंगल पे पड़ेगी, तो वो उन्हें वैसा ही चाहिए। और आपने क्योंकि उनके साथ रामलीला में काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम किया, तो कौन सा ऐसा सीन था फिल्म का जो फिल्माना या जिसको उतारना पन्ने पर बहुत डिफिकल्ट था, और उसके बाद जब वो सीन तैयार हुआ आपको लगा कि कमाल ही हो गया? आपने वो सीन देखा है जिसमें राम और लीला बैठ के अपनी टेरिटरीज डिवाइड कर रहे हैं, ये नमक का धंधा हमारा, वो तुम्हारा। तो ये सीन सिद्धार्थ में उनके पास लिख के लेके गए थे कि ये प्री क्लाइमैक्टिक हमारा एक सीन होगा। और वो सुनकर पता नहीं क्यों एक बात थी कि संजय सर हमेशा एक सीन सुन के उनकी आंख में आंसू आते थे, और फिर ना वो थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते थे उस बात को कि यार ये मैं शूट कैसे करूँगा। तो वो मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग शूट भी रही होगी, क्योंकि इमोशनली एक्टर्स बिल्कुल अलग जोन में गए थे उसके लिए। पर वो पहला सीन था जो दीपिका का पहला सीन था, उन्होंने फिल्म की शूटिंग उस सीन से शुरू की थी।
तो उनका डे 1 और इतना इंटेंस सीन, तो शी वॉज अ लिटिल नर्वस बिकॉज वो हिंदी में सोचती नहीं है। वो तो अपने डायलॉग अच्छे से, मतलब शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, वो अपने डायलॉग अच्छे से रट के आती हैं। अब वो ऊपर नीचे अगर हो जाए ना 1-2 लाइन तो उनका इक्विलिब्रियम पूरा बिगड़ जाता है। जो संजय सर जरूर करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है अपने सेट पे सुबह आके लाइनों को अदल बदल करके सीन को पूरा उल्टा पुल्टा कर देना। हर एक्टर तैयार नहीं होता उसके लिए, और दीपिका ऑलरेडी बहुत नर्वस थी बिकॉज संजय बंसाली के साथ पहला सीन यार आप शूट कर रहे हो, और पहली फिल्म, और हम जब बैठे उसमें करने के लिए उसको, तो देखा एक आंसू टप करके पेपर पे गिरा, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा यार नहीं दीपिका का उनके आंसू नहीं टपकते। तो फिर वो बेचारी बहुत नर्वस थी, एंड ऑफ कोर्स उस दिन हम लोगों ने पूरा दिन फिर लगाया उनके साथ उस सीन को एक बार रिहर्स करने में। आज भी वो सीन हम जाके यूट्यूब में अलग से देखते हैं कभी कभी, जब हमें लगता है कि यार थोड़ी कोई हिम्मत की ज़रूरत है कि ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट सीन्स हम उसमें गिनते हैं उसको। जी हम वापस आएंगे संजय सर पर, लेकिन आपने संदीप रेड्डीवांगा के बारे में हम आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। आपकी फिल्म का ट्रेलर उन्होंने लॉन्च किया और उस समय आपने एक टर्म यूज़ किया था उनके लिए कि वो काफ़ी मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट हैं। ये पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि ऐसा आपने क्यों कहा, क्योंकि फेमिनिस्ट टर्म ही अपने आप में बहुत मिसअंडरस्टूड है, इसकी अलग अलग डेफिनेशंस और ये सब है। और उसके अलावा फेमिनिस्ट तो उस इंसान को कहा जाता है जो महिलाओं के मुद्दे को संवेदनशील तरीके से पेश करे, और लोग ऐसा कहते हैं कि संदीप वैसा नहीं करते। उनकी फिल्मों में महिलाओं को जिस तरह से दिखाया जाता है, तो आपका क्या तात्पर्य था, किस तरीके से? समझाना चाहूँगी क्या तात्पर्य था। सो बेसिकली फेमिनिस्ट इज़ अ पर्सन जो कि मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करता है। सबसे पहले तो उनके मुद्दों पे बात करने वाला एक्टिविस्ट हो गया, ठीक है। संदीप रेड्डीवांगा को मैंने एक्टिविस्ट नहीं कहा। फेमिनिस्ट वो इसलिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल इक्वली मेन एंड वुमेन को ट्रीट करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं वुमेन की तरफ। जैसे कि बात होती है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो डायरेक्टर्स अक्सर बड़े मिसअंडरस्टैंड किए जाते हैं चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। संदीप रेड्डीवांगा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वुमेन की डिसरिस्पेक्ट हो गई। मैंने उन्हें किसी फिल्म के अंदर कैरेक्टर पे वुमेन के कैरेक्टर के साथ इनजस्टिस करते नहीं देखा। उनकी टीम में जितनी लड़कियाँ हैं इंक्लूडिंग मी, हमने 2 फिल्मों पे काम किया उनके साथ, कबीर और एनिमल, कभी उन्होंने, मतलब डिसरिस्पेक्ट बहुत दूर की बात है, वहाँ बात सुनी जाती है। जितनी तवज्जो संजय सर के यहाँ है उतनी ही तवज्जो संदीप रेड्डीवांगा के यहाँ है। तो मैं उन्हें तो बिल्कुल कहूँगी कि यार ये फेमिनिस्ट क्यों नहीं है, फिर ही इज़ अ फेमिनिस्ट इन माई माइंड, यू नो, एंड ही इज़ मिसअंडरस्टूड, सो यस। पर वो फिल्मों में रिफ्लेक्ट कम होता है, चाहे वो कबीर सिंह की बात हो या फिर एनिमल की बात हो। ये मैं एक दृष्टिकोण समझ सकता हूँ इसको, क्योंकि कबीर सिंह की बात हम कभी आराम से किसी और दिन करेंगे, लेकिन एनिमल के अंदर आप देखेंगे कि रश्मिका का कैरेक्टर उसके पैर छू के माफ़ी मांगता है रणबीर कपूर। उसको गाने के अंदर लाइन है जो हमारा ही गाना है सतरंगा, उसके अंदर हाँ माथे से लगा लूँ हाथ छू के मैं पैर तेरे, वो उसके बावजूद उनको माफ़ नहीं करती। ये स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन कैरेक्टर है, एक बात। दूसरी बात, चलो उसने जीजा की किलिंग की, दैट्स एन एग्जीक्यूशन ऑफ एन आइडिया, आप उससे एग्री कर सकते हो या नहीं, पर वो अपनी बहनों को क्या बोल रहा है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं, तुम क्यों घर में बैठी हो, तुमको बाहर निकल के काम करना चाहिए। आप सुनेंगे, आप ध्यान से देखेंगे एनिमल को, तो ये डायलॉग भी है उसके अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हो। हाँ ठीक है, अगर आप बोलोगे कि वो देखो अफेयर करके आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रही है, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, दैट्स अ पर्सनल चॉइस। आप ये क्यों नहीं देख रहे, जो जिस एंगल से मैंने अभी आपको बताई 2 चीज़ें, वो क्यों नहीं देख रहे हो। तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी फेमिनिस्ट, स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट कैरेक्टर बनाते हैं। तो that's why he's a और क्यों हम कबीर की बात बाद में क्यों करें, मैं अभी कर लेती हूँ। प्रीति का जो कैरेक्टर उन्होंने बनाया, वो लड़की जबकि कबीर के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, हम सब ने क्लाइमैक्स में देखा, पर उसने 9 महीने तक ना उसे ढूंढा, ना उसके पास गई, वो खुद उससे नाराज़ होकर अलग बैठी थी। क्या स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर लगती है एक लड़की को ये करने के लिए। तो मैं तो उस कैरेक्टर को कभी भी वो नहीं मानती। वो एक साइलेंट लड़की है, जस्ट बिकॉज वो साइलेंट है इसका मतलब ये नहीं कि वो सबड्यूड है। उसे गलत समझा गया, लोगों ने इंटरप्रेट वैसे किया, पर आज भी मैं कई लड़कियों को मिलती हूँ डिफरेंट पार्टीज़ में, यार वी वॉन्ट अ लवर लाइक कबीर सिंह फॉर अस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके देश की लड़कियां ज़्यादा आइडेंटिफाई करती हैं उस कैरेक्टर से। बट देन ये जो अल्फा मेल जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया जा रहा है, और जैसा आपने खुद बोला कि लड़कियां कह रही है आई वांट अ पार्टनर लाइक दैट, तो क्योंकि आपने भी ये कहा है कि फिल्म जो है कहीं ना कहीं समाज में चीज़ों को बदलने का काम करती है, जिस पर आप विश्वास करती हैं। तो अगर हम अल्फा मेल की बात करें, रणबीर का जो किरदार है, जब उसका मन करे वो किसी एक रोमांटिक गाने में उसके साथ रोमांस कर लेता है, फिर आकर के उसको मिसट्रीट करता है। ठीक है, वो आपने एक पॉइंट रखा कि जो रश्मिका का जो किरदार है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड है, लेकिन पहले जिस तरीके से वो अपनी शादी छोड़ के चले जाती हैं, अल्फा मेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है,
तो दो मत हैं फिल्मों को लेकर के, किसी को लगता है कि बहुमत, हाँ, किसी को लगता है कि ठीक है सिनेमा है, सिनेमा की तरह देखिए, किसी को लगता है कि किस तरीके से पोर्ट्रेल किया गया। मैं ये समझना चाहती हूँ और मैं बहुत मतलब मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स भी ये जानने के लिए काफ़ी इच्छुक होंगे कि संदीप कैसे इंसान हैं। मतलब ये तो हमने उनको फिल्मों के ज़रिए जाना, और क्योंकि आप उनके साथ 2 फिल्मों में काम कर चुके हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, वो कैसे इंसान हैं, जब वो उनके साथ बातचीत होती है तो वो किस तरह की बातचीत होती है, किस तरीके से उनके सेट पे माहौल रहता है। संदीप रेड्डी वांगा सबसे पैशनेट फिल्म डायरेक्टर हैं जो हमें आज तक मिले हैं, अपार्ट फ्रॉम संजय लीला भंसाली। आई कैन टेक दीज नेम्स इन द सेम ब्रेथ, क्योंकि उस इंसान का जो पैशन है अपनी फिल्म की तरफ, अपनी कहानी की तरफ, वो अनमैचेबल है। वो खाना पीना सब भूल के सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दुनिया के बारे में जो उनका वर्ल्ड व्यू है बहुत ही मेल खाता है मेरे और सिद्धार्थ की सोच से, इसीलिए हम लोग दोस्त हैं, इसीलिए हम लोग सेम पेज पे रहते हैं। दिखावा बिल्कुल नहीं है। हम तो बॉम्बे की इंडस्ट्री में तकरीबन 12-13 साल से काम कर रहे हैं, और क्यों साउथ इंडिया से एक इंसान आके हमारा इतना करीबी दोस्त बना, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी जो है ना उस इंसान के अंदर। अच्छा वो आपने सवाल पूछा, वो इतना सिंपल है, उसमें कोई शोशा नहीं है। उसने आज ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की फिल्म दी है एनिमल, बट आज भी आप उससे मिलेंगी तो वो वैसे ही आपसे बात करेगा, आपके घर में आके वैसे ही चाय पिएगा। सो ये बातें हमें बॉलीवुड में कम देखने को मिलती हैं, यू नो, एंड ऐसे लोगों की आई थिंक सक्सेस ज़्यादा दूर तक जाती है, इज़ व्हाट आई फील। हाँ जी। तो एज अ पर्सन उनके सेट पे भी माहौल तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल होता है यार। मतलब इतना ज़्यादा हल्ला मच गया है बाहर कि इनका क्या होगा, इनको ट्रीटमेंट चाहिए, इनको थेरेपी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान है वो। अब हम वो होता है ना कि जजिंग द आर्ट और द आर्टिस्ट वाली बात हो जाती है कि हम कला को सराहें या कलाकार की निंदा करें, इसमें ही अटक के रह गए हमको लगता है कहीं। तो छोड़ देते हैं जजमेंट, थोड़ा सा साइड कर देते हैं, और क्योंकि हम तो उनको जानते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल से इंसान है, नॉर्मल दाल चावल खाते हैं और चप्पल पहनते हैं और फैमिली मैन है। मतलब उनके 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, उनकी वाइफ हैं जिनको वो कभी सामने नहीं लाते, बट उनकी जो फैमिली लाइफ है ना वो इतनी सिंपल है कि मेरे ख्याल से मुश्किल होता होगा लोगों को फिल्मों में ऐसे फैमिलीज मेंटेन करना। लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रखा हुआ है उनको। आप कभी संदीप को बहुत बड़ी गाड़ी में, उनके पास है बड़ी गाड़ियाँ, उसमें घूमते हुए नहीं देखेंगे आप। एक थार के अंदर वो अपना ड्राइव करते हैं और सब जगह जाते हैं। सो हमारे ट्रेलर लॉन्च पे भी आए, मतलब लोगों ने उनसे शायद कॉफ़ी पूछी तो पूछी, नहीं पूछी तो कोई नहीं, सिंपली वहीं बैठे हैं वो। दिस इज़ हु ही इज़ नॉट अ हवा, यू नो। सो वो बात है। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि हम सबके मन में ये एक सवाल रहता है कि आखिर वो रियल लाइफ में कैसे होंगे, क्योंकि जिस तरीके के कमेंट्स आए हैं, जिस तरीके की बातें हुई हैं मीडिया में, या फिर लोगों ने जिस तरीके के उनको लेकर रिव्यूज़ दिए हैं। अच्छा, जब आपने संजय लीला भंसाली के साथ काम किया है, आपने संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम किया है, दोनों का वो एक ट्रेट, जैसे हम अगर ललन टॉप की बात करें, हमारे यहाँ जब खबर लिखी जाती है तो हमारा एक लाइन का ब्रीफ होता है कि आपकी खबर सरल, स्पष्ट और सरस होनी चाहिए। ये एक लाइन का ब्रीफ है सबको। तो जब आप संजय लीला भंसाली के सेट पे होते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हर डायरेक्टर को एक दूसरे से अलग बनाता है कि उसका ब्रीफ कैसा होता है। आपने मोहे रंग दो लाल लिखा उनके लिए, वो जो जूक बॉक्स है आज तक भी वो इतना पॉपुलर है, हम आज भी सुनते हैं तो उसको लगातार सुनते रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत गाने हैं उसके। तो क्या ब्रीफ होता है उनका गानों को लेकर, क्योंकि उनकी गानों की समझ बहुत कमाल है। वो खुद कहते हैं कि मैं लता मंगेशकर के गाने सुनकर अपने सेट पे शूट करता हूँ। तो वो क्या एक लाइन का ब्रीफ उनका रहता है? उनका कभी कोई ब्रीफ नहीं होता गरिमा। मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊँ तो जब भी कोई गाना बन रहा होता है बस वो बात उनके दिल को छूनी चाहिए। अभी हम रिसेंटली उनके साथ एक फिल्म पे गानों पे काम कर रहे थे। आज भी अगर वो एक लाइन उनके दिल को छू गई, वो कुछ बताएंगे नहीं आपको, बल्कि उनसे पूछा भी जाएगा कि सर सिचुएशन क्या है, तो बोलेंगे तुम लोग क्या पूछ रहे हो यार मेरे से, ये है, ये गाने की धुन हम ऐसे लेके जाना चाहते हैं, कुछ दो ना लिख के अच्छा सा। तो हम बस उनका होता है कि जल्दी से लिख के दे दो। तो मैं और सिद्धार्थ मतलब पता नहीं क्यों उनके सामने निकल भी जाता है, 30-40 सेकंड के अंदर एक लाइन आ जाती है बढ़िया सी। तो ब्रीफ बस ये है कि दिल को छूनी चाहिए बात, आँख में हल्का सा या तो आंसू आए या चेहरे पे स्माइल आए। दैट इज कोई किस्सा किसी गाने का ऐसे किसी गाने का? हाँ, तो बेसिकली हमने पहला गाना लिखा था, मतलब सबसे पहले वही बना था, लाल इश्क, जो रामलीला में। तो एक दिन फ़ोन आया गरिमा के फ़ोन पे कि वो लोनावला में थे, मैं झूले पे बैठा हूँ, ये कैसा लग रहा है बताओ मुझे। उन्होंने लिखा, हाँ, हमने लिखा, उन्होंने बनाया, कंपोज किया उसको, ये कैसा लग रहा है आप बताइए। तो उन्होंने गा के सुनाया, मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं गा दूंगा तो फिर आपको कैमरा बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने गाया और बहुत ही उन्होंने एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशन जो है गाने की वो, तो बोला बहुत अच्छा लगा हमको। तो फिर हमने कहा ये तो लेजेंडरी गाना बन जाएगा। हमने तभी सोचा जब फ़ोन पे सुना तो। सो दिस इज़ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। और अभी मैं अगर आपको बताऊं तो अच्छी बात क्या लग रही है कि हमारे दुकान के गाने रिलीज़ हो रहे हैं 1 by 1, है ना। तो जब भी कोई गाना आ रहा है तो संजय सर के पास हम लोग भेजते हैं, तो और उनसे तारीफ निकलना एक बहुत ही मुश्किल
काम है कहना चाहिए, बट उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं दिल को छू रहे हैं। यू नो दैट इज़ वन थिंग कि गानों के बारे में स्पेशली उनकी ओपिनियन हमारे लिए बड़ी मायने रखती है। यू नो गाने तो संदीप रेड्डी गवांगा की फिल्म के भी अच्छे होते हैं, मतलब अभी ये जो एनिमल आई उसमें कमाल के गाने, उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी दुकान का जो गाना, होली का जो गाना रिलीज हुआ था, वो वन टेक सॉन्ग था, क्या है उसकी कहानी? सो उसकी कहानी ये है कि हम दोनों को सारे पंगे एक ही फिल्म में लेने थे। हमने कहा ये पहली फिल्म है तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने 3.5 मिनट का हमारा गाना था, और हमारे DOP अनिर्बान चैटर्जी और हमारे जो कोरियोग्राफर्स थे समीर और अर्श तन्ना, वो लोग तो नेशनल अवार्ड विनिंग कोरियोग्राफर्स हैं, उन सब ने बोला कि सदा गरिमा होली का गाना कौन वन शॉट में करता है यार, कट्स में करो, बढ़िया लगेगा, हम यहाँ से रंग उड़ाएंगे, ये करेंगे। मैं उसे डिटरमिनेट थे, नहीं हम यही करेंगे, ये पागलपन तो करना है। सिर्फ एक रात की रिहर्सल में उस गाने को शूट किया गया, और हम लोगों ने तकरीबन 9 टेक्स के अंदर गाना हमारा फाइनल हो गया था। और उन डांसर्स को मैं थैंक करना चाहूँगी जो हमारी सर्वियत लड़कियाँ हैं, मोनिका पवार हमारी लीड आर्टिस्ट, सब लोगों ने उस दिन जो काम किया है वो कमाल था, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द होली सॉन्ग बीइंग इन वन शॉट। यू नो आपसे मैं ये समझना चाहूँगी सिद्धार्थ, जैसे आपने संजय सर के साथ काम किया, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है ना, और आपने काफ़ी काम किया है दोनों ने उनके साथ, तो क्या होता है जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उनके ट्रेट्स भी थोड़े थोड़े हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे काम करने का तरीका कहीं ना कहीं उन तरीक़ों से इन्फ्लुएंस होने लगता है, मेल खाने लगता है। तो जब आप डायरेक्शन में कदम रख रहे थे, जब आप अपनी फिल्म शूट कर रहे थे, तो क्या कभी आपको लगा कि अरे मैं तो संजय सर की तरह सोच रहा हूँ? नहीं, लकीली नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उनका तरीका वो काफ़ी मजे हुए हैं यार। हमारी ये पहली फिल्म है, हाँ। तो वो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है वहाँ से, और ना तो उनके तरीके से, उनका तरीका काम करने का कुछ और है, हाँ। उनका प्राइमरी इमोशन थोड़ा सा एंगर से ड्राइव करते हैं वो अपना क्रिएटिविटी। हमारे लिए ऐसा है कि हंसता खेलता सेट होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, मजाक होना चाहिए, तो वो बिल्कुल वो है। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनके सेट पे जो होती है वो है पैसे का खर्चा जो कि हम जो फिल्म बना रहे थे, हमारी पहली फिल्म है वैसे भी, और आगे भी चल के हम बहुत किफ़ायती डायरेक्टर्स की तरह साबित होना चाहते हैं, जिसमें कि फिल्म का बजट ऐसा हो कि प्रोड्यूसर को भी कमाने का मौका मिले और हम सब गेन करें उसके अंदर। दैट इज़ द आइडिया। तो वो एक चीज़ हमारे दिमाग में थी कि यार हमको एक्सेस कहीं नहीं करनी है, बट विजन इज़ वॉट गिव्स यू द स्केल। तो हम इस बारे में श्योर थे कि हमारे दिमाग में फ्रेम्स बड़े क्लियर थे कि हमें इस जगह पे शूट करना है। रियल लाइफ लोकेशंस में करने का मज़ा अलग होता है, वो संजय सर नहीं ज़्यादा पसंद करते, उन्हें सेट पे शूट करने की बहुत आदत है और उन्हें बहुत पसंद है, प्लस उनका एक अलग ग्रैंडियर है। सो बिल्कुल 2 बार कान पकड़ने चाहिए उनका तो नाम लेते हुए भी, पर हमारा आई थिंक स्टाइल बिल्कुल अलग है उनसे डायरेक्शन का, तो वो है। तो कैसा रहा रियल लाइफ लोकेशंस पे शूट करने का एक्सपीरियंस? ट्रिकी है बट इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शोर होता है गांव में, रुकना पड़ता है ऑडियो के लिए, सिंक साउंड में, ये सब टेक्निकल इश्यूज आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो कैरेक्टर आपको मिलता है, किरदार, ऑटोमेटिकली लोकेशन भी एक किरदार बन जाता है कि आप वो घर को एक चीज़ से एसोसिएट करने लगोगे। जब आप फिल्म देखोगे दुकान, उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये घर के अंदर ही आप ऐसा लगता है आप इस घर में हो, क्योंकि कोई रहता है, रियल लोकेशन है, तो बिल्कुल बहुत ही अलग है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी ऑडियंस से और आपसे कि आप दुकान का ओपनिंग सीक्वेंस बिल्कुल मिस मत करिएगा। जो हमारा ओपनिंग सीक्वेंस है ना, वो हम लोगों ने एक ऐसी जगह शूट किया है जो एक गांव में बिल्कुल सूनी पड़ी हुई थी, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हम लोगों ने उसको धुलवा के साफ करवा के बहुत ही मुश्किल लोकेशन में शूट किया है, लेकिन आप लोग जब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। वो लोकेशन उस सीन का हीरो है, तो ज़रूर ओपनिंग देखिएगा। टाइम पे पहुंच जाइएगा आप लोग सिनेमा घरों में, ताकि ओपनिंग सीक्वेंस मिस ना हो। अच्छा, बाजीराव मस्तानी की हम बात करते हैं, उसमें प्रियंका का वो डायलॉग ना बहुत ज़्यादा वायरल होता है, आप हमसे हमारी जान मांग लेते तो हम हंसी खुशी दे देते, आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। ये शूट करना, ये पूरा सीन लिखना, बनाना, इसे तैयार करना कैसा? ये सीन गरिमा, ये प्रकाश कपाड़िया का लिखा हुआ सीन है। ये फिल्म प्रकाश कपाड़िया की लिखी हुई फिल्म है बाजीराव मस्तानी। हमने सिर्फ कुछ गाने किए हैं हमने 3, और रणवीर दीपिका के कुछ सीन्स में हम लोगों ने कुछ सर को हेल्प किया है, बट अदरवाइज फिल्म लिखी है प्रकाश कपाड़िया। वो सीन उनका है, प्रियंका वाला है, हम भी उसके, और हम भी उसके फैंस हैं आप ही की तरह। वो बहुत कमाल का सीन है। जी, बहुत कमाल का सीन है वो, और मतलब वो डायलॉग तो टेक अवे हो जाता है, मतलब ट्रेलर से ही चल गया था वो डायलॉग। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की, अब इसके बाद किस तरह की फिल्में, कौन सी फिल्में आप लोग करने वाले हैं? सो हम लोगों ने एक और फिल्म शूट की है जो कि रेडी है, और वो फिल्म रिलीज़ होगी बस 3-4 महीने के अंदर। वो भी रेडी है। कुछ ऐसा हुआ कि 5 जुलाई को रिलीज हो रही है जी वो फिल्म, एंड इट्स विद सोनी पिक्चर्स। उसका नाम, अगेन हमको तो सोशल मुद्दों पे पंगे लेने होते हैं, तो हमने लिए हैं वहाँ पे भी थोड़े से। ऑनर किलिंग के बेस पे वो फिल्म है, साले आशिक उसका नाम है। जी।
हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो राइटिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, अच्छा काफ़ी सारे टर्म्स प्रचलित हैं, स्क्रीन प्ले राइटर, लिरिसिस्ट राइटर, डायलॉग राइटर, क्या ये ब्रेक डाउन कर देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? और अगर किसी को राइटर बनना हो तो वो किस तरह से शुरुआत कर सकता है? बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देंगे। सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया के साथ कम से कम 10 दिन तक जीकर देखिए कि आपको रोज़ लगता है मेरे को इस आइडिया पे फिल्म बनानी है। हाँ, अगर जवाब आता है तो लिखना शुरू कीजिए, फिर बनेगी कहानी बनाने तक आप स्टोरी राइटर हैं। स्क्रीन प्ले क्या है? स्क्रीन प्ले बेसिकली आपने अपनी कहानी को सीन्स में डिवाइड कर दिया कि कोई आया, कमरे में रखा चाय का गिलास, 2 बात की और चला गया बाहर, ये सीन बन गया। तो ऐसे ऐसे सीन बनाएंगे अगर तो आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं फिल्म का। फिर अगर आप कैरेक्टर को डायलॉग दे रहे हैं, कहने के लिए संवाद आ रहा है, तो आप डायलॉग राइटर भी बन गए, और गानों की बात सिद्धार्थ तुम करो। गानों की बात, हाँ, तो गाने तो ऐसा है, हमको ऐसा लगता है, मतलब हर एक का अपना होता होगा कि जो बात आप स्क्रीन प्ले और डायलॉग में नहीं कह पा रहे हो वो गानों के जरिए कह सकते हो। ये एडवांटेज है हिंदी सिनेमा के पास या इंडियन सिनेमा के पास, मैं कहूँगा। तो गाने वो कह देते हैं जो स्क्रीन प्ले नहीं कह पाता, तो वो भी एक स्क्रीन प्ले का ही हिस्सा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप एक कमर्शियल गाना लिख दीजिए, हिट लिख दीजिए, वो अपने आप हो जाता है। वो हमको उसके लिए हिट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सिचुएशन रिलेटेबल है किसी भी इंसान के लिए तो गाना रिलेटेबल हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो आप फिर लिरिक्स राइटर भी बन गए उसके साथ। मतलब मेरा ये कहना है कि, और एक वार्निंग ये याद रखिएगा कि राइटिंग बहुत ही लोनली प्रोसेस है। आपको एक कमरे में बंद होकर लिटरली IAS की पढ़ाई की तरह से करना पड़ता है। फिल्म राइटिंग तो बिल्कुल आसान चीज़ नहीं है। इट्स नॉट ग्लैमरस एज इट सीम्स। बहुत सारा हार्डवर्क लगता है, बहुत सारी जिल्लत उठानी पड़ती है, क्योंकि हर इंसान, मतलब बिल्डिंग का चौकीदार भी बोलेगा यार ये सीन में मज़ा नहीं आया हमको। तो आप एक क्रिएटिव मीडियम लेके उतर रहे हैं ना जब, तो बहुत सारी जद्दोजहद है उसके अंदर। सो कम प्रिपेयर्ड, और क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट के लिए फ़ाइट करो, कॉन्ट्रैक्ट्स में फ़ाइट करो, पैसे ज़्यादा मांगो, बिल्कुल श्योरली बनो राइटर। तो अब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे राइटर्स को लेके जो सीन था वो बदलने लगा है, या फिर अवार्ड शोज़ में भी अब राइटर्स को वो जो तवज्जो है वो दी जाने लगी है धीरे धीरे थोड़ा बहुत? सीन पहले से बेहतर है, पहले से डेफिनेटली बेहतर है, पर जो और पहले होता था उससे बेहतर नहीं है। लाइक जो राज कपूर जी के ज़माने में होता था, क्योंकि फिल्म जब शुरू होती थी तो सबसे पहले राइटर, लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर बैठते थे फिल्म के ऊपर, और गाने बनते थे और फिर काम होता था शूट पे। अब तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। अब तो बस पिक्चर बन गई, लोकेशन पे शूट हो गई, एक गाना, यार कोई गाना रेडी है तेरे पास, दे दे, ऐसा हो जाता है। तो बिल्कुल मतलब ठीक है, एक तरफ से आप पहले से क्रेडिट वाइज इज़ बेटर, बट ये और बहुत बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है, बहुत काम बाकी है। मुझे लगता है हमारी फिल्म दुकान में हम उसी अदृश्य उसकी बात करते हैं कि जो लोग गायब हैं, इनविजिबल हैं, राइटर्स बिल्कुल इंडस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो गायब है, जिनका कोई नाम लेना नहीं चाहता जब फिल्म रेडी हो जाती है। जो इंसान डायरेक्टर है और खुद राइटर नहीं है, उसे तो अपने राइटर को साथ में हाथ पकड़ के रखना चाहिए यार, क्योंकि वही तो आपकी फिल्म को एक स्ट्रक्चर दे रहा है, बना रहा है। आप डायरेक्शन कैसे करेंगे अगर स्क्रिप्ट नहीं होगी? तो मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लगता है कि राइटर्स के लिए अभी बहुत आगे आना बाकी है। आप दोनों ने कुछ ऐसे गाने लिखे हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत कमाल के हैं, तो जैसे सतरंगा हो गया, या फिर बाजीराव मस्तानी के गाने हो गए, या रामलीला के गाने हो गए। तो कभी ऐसा होता है क्या कि कोई गाना जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार उसे मिलता है, तो उससे जुड़े जो कलाकार होते हैं, जो एक्टर्स उसमें काम करते हैं, वो मैसेज दें, या कोई फीडबैक किसी गाने को लेकर आपको अभी तक मिला हो जो आपको हमेशा याद रहता है? सबसे खूबसूरत फीडबैक तो यार आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ही आते हैं, जब लोग आपके गाने को सुन के कुछ लिखते हैं नीचे, उनके कमेंट्स से ऊपर किसी का मैटर नहीं करता। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को जनता जब कनेक्ट करती है ना, हम काम किसके लिए कर रहे हैं, हम तो उन्हें खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। सतरंगा की जब वो लाइनें लिख लिख के बनाते हैं मीम्स और ये सब चीज़ें, तो हम बहुत खुश होते हैं। वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, आई वुड से। और हमारा तो ये आपस में जोक भी है कि अगर इंडस्ट्री में से किसी का मैसेज नहीं आया, मतलब गाना अच्छा है और ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी का मैसेज नहीं आया, यार क्या हुआ, हम आपस में बात करते हैं तो अरे मतलब गाना बहुत अच्छा है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, इसका मतलब। और वैसे मैसेज तो किसी के नहीं आए, पर जब लाल इश्क आया था तो अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट किया था उसके बारे में कि आई एम सिंज्ड इन लाल इश्क, दैट उनको बहुत पसंद आया, तो वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगा, हम अपने लिए लेके रख लिया बस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली फिल्म के लिए। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपको फिल्म कैसी लगी, फिल्म देख के बताइएगा। जल्द ही रिलीज़ होने वाली है सिनेमाघरों में, और ट्रेलर कैसा लगा वो तो कमेंट करके बताई दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।